हेलो एवरीवन। आज प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत छोटा नागपुर पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं छोटा नागपुर के पठार। तो जब छोटा नागपुर पठार के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले देख लीजिए कि यह जो प्रायद्वीपीय भारत होता है उसी का एक छोटा सा भूखंड होता है। यानी कि देखिए ये हो गया आपका बुंदेलखंड हो गया, ये मालवा का पठार हो गया, ये छत्तीसगढ़ प्लेन हो गया, दंडकारण्य हो गया, ये तेलंगाना के क्षेत्र हो गया, ये आपको कर्नाटका प्लाटू हो गया, ये महाराष्ट्र प्लाटू हो गया, और ये आपका हो गया छोटा नागपुर प्लाटू। तो आज प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत जो छोटा नागपुर प्लाटू है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर छोटा नागपुर प्लाटू के बारे में बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से आपको झारखंड और आपको जो पश्चिम बंगाल है उसके जब पुरुलिया जिला को शामिल किया जाता है तो छोटा नागपुर प्लेटू का निर्माण होता है। यानी कि यह जो आपको संपूर्ण रूप से दिख रहा है ये आपको है झारखंड का मैप है, और इसमें एक छोटा सा भाग ऐसे जोड़ दिया जाता है जो कि पश्चिम बंगाल का आपका पुरुलिया वाला रीजन होता है, तो हमारा छोटा नागपुर का निर्माण हो जाता है। वहीं अगर बात करें छोटा नागपुर प्लेटू की, तो इसमें क्या है कि इसको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जाता है। तो पहला जो ये ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग बोलते हैं संथाल परगना। ये मुख्य रूप से देखिए झारखंड का ही मैप है। तो झारखंड का ही जो रीजन होता है उसी को हम लोग छोटा नागपुर पठार के बारे में जानते हैं। लेकिन जब इसमें पुरुलिया वाला जो क्षेत्र शामिल कर दिया जाता है तो इसमें छोटा नागपुर का प्लेटू बन जाता है। तो ये वाला जो रीजन है जिसको संथाल परगना के नाम से जानते हैं, ये वाला जो रीजन होता है जिसको हम लोग नॉर्थ छोटा नागपुर रीजन बोलते हैं, और ये वाला जो रीजन होता है ये साउथ छोटा नागपुर रीजन होता है। ये आपको जो होता है पलामू रीजन बोलते हैं, और इसको जो सबसे मतलब कि दक्षिण भाग में होता है जिसको हम लोग कोलान डिवीज़न के नाम से जानते हैं। वहीं अगर बात करते हैं कुछ मुख्य मतलब कि क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये आपको ये हजारीबाग हो गया, ये आपको रांची वाला क्षेत्र हो गया, ये आपको पलामू वाला रीजन हो गया, जो ये आपको पश्चिमी और ये पूर्वी सिंहभूम वाला जो क्षेत्र दिख रहा है जिसको हम लोग कोलान रीजन के नाम से जानते हैं। ये आपको छोटा नागपुर और ये जो आपको राजमहल हिल वाला जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग संथाल परगना के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इसका मतलब कि भौतिक डिवीज़न है। आइए उसको मेन पॉइंट पर चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में बात करें तो इसकी स्थिति और विस्तार देखते हैं कि लोकेशन और एक्सटेंशन क्या है। तो जो छोटा नागपुर का पठार है यह आपको क्या है, यह पठार भारतीय प्रायद्वीपी का ही एक भाग है जो कि उत्तर पूर्वी भाग में पड़ता है। यानी कि जो प्रायद्वीपी भाग है उसके ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। अगर बात करें इसके रीजन के तो ये मुख्य रूप से क्या होता है झारखंड राज्य और पश्चिम बंगाल का जो पुरुलिया वाला रीजन होता है उसको शामिल करके छोटा नागपुर के पठार का निर्माण किया जाता है। छोटा नागपुर के पठार के अगर उत्तर में देखें तो आपको मध्य हिमालय का मैदान होगा। यानी कि ये वाला जो रीजन होता है यहाँ पे मध्य हिमालय का मैदान होता है। उसके पूर्व की बात करते हैं तो यहाँ आपको लोअर गंगा प्लेन यानी कि निचला गंगा के मैदान दिखाई देता है। वहीं अगर पश्चिम क्षेत्र में बात करें यानी कि इस रीजन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बघेलखंड रीजन पाया जाता है। वहीं अगर इसके दक्षिण वाला जब क्षेत्र की बात करते हैं यहाँ पे तो आपको उड़ीसा उच्च भूमि पाई जाती है। मुख्य रूप से जो छोटा नागपुर का पठार है यह 3 उप पठार से मिलकर बना है। पहला इसमें हो गया आपको कोडरमा का पठार, दूसरा इसमें हो गया हजारीबाग का पठार, और तीसरा हो गया रांची का पठार। यानी कि ये वाला जो छोटा सा क्षेत्र होता है यहाँ पे छोटा सा एक क्षेत्र होता है जिसको कोदामा के पठार के नाम से जानते हैं। ये संपूर्ण रूप से क्या होता है हजारीबाग का पठार होता है, और नीचे वाला ये पूरा जो क्षेत्र होता है जिसको हम लोग रांची पठार के नाम से जानते हैं। और बीच से क्या होती है आपको दामोदर नदी प्रवाहित होते हुए वेस्ट बंगाल में जाती है, फिर बंगाल के खाड़ी में चली जाती है। यानी कि इस हिसाब से जो हजारीबाग और जो ये रांची का पठार है इन दोनों को जो आपको दामोदर वैली है वो उसको क्या करती है डिवाइड करती है 2 भागों में। अगर बात करते हैं पूरे मतलब कि छोटा नागपुर के पठार पे क्या होता है, जो इसमें रांची का पठार है वो सबसे बड़ा क्षेत्र होता है जिसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर के आसपास होती है। अगर इसकी अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो मुख्य रूप से देखिए 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में फैला हुआ है। वहीं अगर देशांतरी विस्तार के बारे में बात करते हैं तो यह आपको 83 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 87 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ क्षेत्र है। अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो छोटा नागपुर पठार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 85,773 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब इसकी भौगोलिक दशा और ये भूगर्भिक संरचना की बात करते हैं यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो आपको
पूरा ये आपको छोटा नागपुर का पठार है, यह मुख्य रूप से देखिए आर्कियन ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से निर्मित है। वहीं इसके अगर उत्तरी और दक्षिणी भाग की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको धारवा की चट्टान भी पाई जाती है। यह पठार की जो भूगर्भिक दृष्टि से अगर बात करते हैं तो इसमें काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती है, क्योंकि इसमें देखेंगे आर्कियन ग्रेनाइट पाई जाती है, नीस पाई जाती है, धारवाड़ पाई जाती है। वहीं अगर दामोदर ये जो घाटी है यानी कि दामोदर वैली वाला जो क्षेत्र है जो यहाँ से प्रवाहित होती है, वहाँ पर देंगे गोंडवाना के चट्टान पाए जाते हैं। अगर इस क्षेत्र में जो कि संथाल परगना या राजमहल हिल के पहाड़ी के बारे में बात करते हैं तो ये देखेंगे कि लावा का जमाव द्वारा क्या होता है, इसका निर्माण हुआ है। इसमें मुख्य रूप से आपको डोलराइट हो गया, बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती है। हजारीबाग का जो पठार या रांची का जो पठार होता है वो यहाँ के क्या होता है, मुख्य क्षेत्र या उसमें से प्रमुख होता है, जिनको दामोदर नदी क्या होती है एक दूसरे से अलग करती है। सामान्य रूप से इसकी अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो लगभग 600 मीटर के आसपास होती है। अगर स्वर्णरेखा नदी की बात करते हैं तो जो स्वर्णरेखा नदी होती है ये बाघमुंडी जो उच्च भूमि होता है उसको रांची के पठार से अलग करता है। यानी कि स्वर्णरेखा नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, तो यानी कि ये आपको रांची का पठार हो गया। ये वाला इधर जो क्षेत्र होता है जिसको हम लोग बाघमुंडी की ऊंची भूमि के नाम से जानते हैं। जो हजारीबाग होता है यानी कि जो हजारीबाग का पठार ये वाला जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, निम्न जो कोडरमा के पठार होता है यानी कि ये वाला जो क्षेत्र होता है उससे घिरा हुआ क्षेत्र होता है। वहीं अगर बात करते हैं कि पूरा जो ये राजमहल क्षेत्र है या छोटा नागपुर पठार है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो जो पारस की चोटी होती है वो सबसे ऊंची है, जिसकी ऊंचाई 1361 मीटर की होती है। अब यहाँ पे अफवाह तंत्र या नदियों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से अगर बात करें छोटा नागपुर पठार के तो यहाँ पे मुख्य रूप से तीन नदियाँ पाई जाती है। एक होती है आपकी बराक नदी, दूसरी होती है दामोदर नदी और तीसरी होती है स्वर्णरेखा नदी। यह इस छोटा नागपुर पठार के मुख्य रूप से तीन नदियाँ होती हैं जो कि धीरे से ये यहाँ से प्रवाहित होते हुए क्या होती है, कहीं ना कहीं ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उसके अलावा अगर और यहाँ पे कुछ छोटी नदियों की बात करते हैं तो देखिए ब्राह्मणी नदी हो गई, मोर नदी हो गई, अजय नदी हो गई और ये आपकी बाराक नदी। ये जो चारों नदियाँ हैं ये आपको जो राजमहल की पहाड़ी है उससे निकलती है और क्या होता है कि वेस्ट बंगाल में प्रवाहित होते हुए क्या होता है, किसी नदियों के सहायक नदियों से मिलते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। वहीं अगर दामोदर नदी की बात करें तो ये यहाँ से प्रवाहित होते हुए बंगाल में जाती है, फिर वहाँ से बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। स्वर्णरेखा नदी यहाँ से निकलते हुए क्या होता है, प्रवाहित होती है, प्रवाहित होते हुए ये फिर आपको आगे ऐसे देखने को मिलता है, ये भी आगे प्रवाहित होती चली जाती है। उसके बाद से और दो यहाँ के दो मतलब कि छोटी नदियों की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दक्षिणी कोयना नदी मिलेगी जो कि यहाँ से प्रवाहित होते हुए ये महानदी में मिलती है, फिर आगे ये भी चली जाती है। उसके बाद से एक और नदी है जो इसको उत्तर कोयनी नदी बोलते हैं, ये आपको सोन नदी में आगे चल के मिल जाती है। तो यह यहाँ के कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। अब यहाँ के अगर जलवायु के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पे देखेंगे आपको उष्ण जलवायु पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए इस प्रदेश के बीचों बीच से जो कर्क रेखा होती है वो यहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा गुजरने का सेंस ये है कि यहाँ पे क्या होता है, तापमान अत्यधिक रहता है, क्योंकि यहाँ पे 23.5 डिग्री के जो अक्षांश होती है वो यहाँ से गुजरती है। इस वजह से यहाँ पे सूर्य की किरणें काफ़ी अधिक पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होती है, गर्मी रहती है। जो इसके मतलब कि जलवायु है उसमें काफ़ी भिन्नता देखने को मिलता है, यानी कि जो छोटा नागपुर का पठार है इसमें काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती है, यानी कि समान रूप से जलवायु इसमें नहीं पाई जाती है। जो यहाँ अगर मतलब कि जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग तीनों प्रकार के जलवायु मतलब कि जलवायु पाई जाती है, चाहे ग्रीष्म हो गया, वर्षा हो गया, चाहे शीत ऋतु हो गया, इनका प्रभाव देखने को मिलता है। जो इस पूरे क्षेत्र का वर्षा है वो आपको ग्रीष्म काल में देखने को मिलता है, यानी कि मानसूनी वर्षा देखने को मिलता है, जो कि इस क्षेत्र का 80% वर्षा क्या होता है, मानसूनी वर्षा या ग्रीष्म काल में ही वर्षा हो जाती है। वहीं अगर बात करते हैं औसत रूप से वार्षिक वर्षा कितना होती है तो पूरा छोटा नागपुर पठार में लगभग 100 से 150 मीटर के आसपास में क्या होती है, औसत रूप से यहाँ पे वर्षा देखने को मिलता है। इसमें भी देखेंगे काफ़ी मतलब भिन्नता पाई जाती है, यानी कि जो सभी भाग पठार के जो सभी भाग होती है उसमें क्या होता है, अच्छी बारिश तो अच्छी होती है, लेकिन फिर भी इसमें देखा गया है कि अगर दक्षिण से उत्तर जाते हैं यानी कि दक्षिण से जब उत्तर की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा क्या होती है, घटती जाती है। वहीं अगर पूरब से अगर हम पश्चिम जाते हैं यानी कि पूरब से अगर पश्चिम के टाइप जाते हैं तब भी क्या होती है, वर्षा की मात्रा घटती जाती है। लेकिन एक ऐसा जगह जैसे कि पाट की जो उच्च भूमि क्षेत्र होता है वो चाईबासा वाला रीजन की अपेक्षा क्या होता है, अत्यधिक वर्षा होती है। यानी कि अगर कोई एक तरफ से मान लीजिए कि ये आपको मतलब
छोटा नागपुर पठार का मतलब मैप बनाते हैं, तो जो ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला जो क्षेत्र होता है इस पर वर्षा ज़्यादा होती है इन कम्पेयर टू इसका, क्योंकि ये वाला जो आपका जो क्षेत्र होता है इसको सिंहभूम जिला के नाम से जाना जाता है, यानी कि कोलाना वाला रीजन के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पतियों की बात करें यानी कि नेचुरल वेजिटेशन क्या है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए शुष्क बरप्रतापी प्रकार के यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि वन पाए जाते हैं। इन वनों में अगर बात करते हैं वृक्ष का, तो साल का जो वृक्ष होता है वो प्रमुख रूप से पाया जाता है। अगर अन्य वृक्षों की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए सागवान हो गया, महुआ हो गया, बांस हो गया, आदि प्रकार के यहाँ पे वन या वृक्ष पाए जाते हैं। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे जड़ी बूटी या औषधि जो पौधे होते हैं वो भी पाया जाता है। जो इस पूरे क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 18,423 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो क्या होता है, वनों से घिरा हुआ है। अगर वनों की बात करते हैं तो यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है शुष्क पतझड़ वन, जो कि आपको देखिए ये हजारीबाग का जो पठार होता है या उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है जहाँ पे 125 सेंटीमीटर से कम की वर्षा होती है वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से बात करते हैं तो इसमें अमलतास का वृक्ष हो गया, सेमल का वृक्ष हो गया, खैर हो गया, महुआ हो गया, या बांस वो या एक सेवई घास होता है जो इस क्षेत्र में पाया जाता है, यह मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाया जाता है। जो दूसरा मेरा वन होता है वो होता है आपको शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन, यानी कि अगर प्रायद्वीपीय शुष्क है, प्रायद्वीपीय और साल वन है, तो यानी कि यहाँ पे जो साल का वृक्ष होता है उसकी क्या होती है यहाँ पे डोमिनेट करता है, यानी कि महत्वपूर्ण होता है। तो यह मुख्य रूप से जो हजारीबाग का पठार हो गया, जो निम्न पलामू वाला क्षेत्र हो गया, पाट की भूमि हो गया, सिंहभूम वाला जो क्षेत्र हो गया, रांची का पठार वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर फैला हुआ है। मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो यहाँ जो वृक्ष है तो ये आपको साल का वृक्ष मिलेगा, कत्था के वृक्ष मिलेगा, बांस यहाँ के क्या आता है कुछ प्रमुख वृक्ष है जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तीसरा मेरा जो वन होता है इसको बोलते हैं आर्द्र प्रायद्वीपीय साल वन, यानी कि यह मुख्य रूप से आर्द्र है, तो यानी कि यहाँ पे अपेक्षाकृत वर्षा क्या होगी, थोड़ा ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये देखिए कि सिंहभूम जो जिला होता है वहाँ पे प्रमुख रूप से पाया जाता है, यानी कि देखिए जहाँ पे ज़्यादा ग्रीन वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पे क्या होती है वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है। इस वजह से अगर इस क्षेत्र में अगर कोई वन वन पाए जाते हैं तो क्या होता है आर्द्र प्रायद्वीपीय साल वन के रूप में जानते हैं। तो बात करें यहाँ पे तो अगर मुख्य रूप से देखें तो यहाँ पे सेवई हो गया या बांस के वृक्ष हो गया, ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। अब मिट्टियों के बारे में बात करते हैं तो मिट्टी देखिए जो पूरा हमारा छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पे 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। पहली मिट्टी है लाल मिट्टी, यानी कि देखिए ये जो आपको पीला वाला जो क्षेत्र पूरा दिख रहा है ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे आपको लाल मिट्टी है। तो यानी कि पूरे अगर क्या बोलते हैं पठारी क्षेत्र में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होती है लाल मिट्टी की प्रमुखता पाई जाती है। अगर इसके निर्माण की बात करते हैं तो जो लावा होता है उसके अपक्ष से इसका निर्माण होता है और उससे जो ऑक्साइड निकलती है जिसकी वजह से क्या होता है ये लाल रंग का दिखाई देता है। वहीं अगर कुछ इसकी विशेषता की बात करते हैं लाल मिट्टी का, तो इसमें देखिए नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, चाहे जीवाश्म यानी जिसको ह्यूमस बोलते हैं उसकी कमी पाई जाती है। लेकिन जो खनिज तत्व होते हैं उसकी क्या होता है इसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे पोटास हो गया और चूना होता है, इसकी भी अंश काफ़ी पाए जाते हैं। उसके बाद से अगर दूसरी मिट्टी की बात करते हैं तो काली मिट्टी। अगर काली मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो यानी कि ये वाला जो पोर्शन होता है जिसको हम लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, यानी कि ये आपको जो राजमहल वाला पहाड़ी के जो क्षेत्र होता है वहाँ पे आपको काली मिट्टी मिलती है। तो राजमहल के जो पहाड़ी वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। अगर इसकी विशेषता की बात करते हैं तो इसमें सिलिका हो गया, पोटेशियम पोटास हो गया, इसमें काफ़ी पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है यह एक उपजाऊ भूमि होती है। तीसरी इसमें मिट्टी होती है रेतीली मिट्टी या बलुआ मिट्टी आप बोल सकते हैं। रेतीली मिट्टी या बलुआ मिट्टी यानी कि ये वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पे क्या होता है रेतीली या बलुआ मिट्टी पाया जाता है। ये वही क्षेत्र है जहाँ से क्या होता है दामोदर नदी प्रवाहित होती है। दामोदर नदी अगर यहाँ से प्रवाहित होती है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हजारीबाग का पठार है और यहाँ पे रांची का पठार है। तो इन दोनों पठारों से जब अपर्दन या अपक्षय होता है उससे क्या होता है कि जो मतलब कि उसके रेजिड्यूअल पार्ट निकलते हैं, जो अवशेष भाग निकलते हैं वो क्या होता है सैंडी सिल्टी रूप से होता है। तो इसका मतलब यह है कि उसका आसपास का जमावड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो बलुआ टाइप दिखता है। तो यानी कि इस क्षेत्र की जो भी मिट्टी है वो बलुआ टाइप की मिट्टी होती है। तो यानी कि रेतीली मिट्टी होती है खास करके ये आपको दामोदर जो घाटी होती है वहाँ पाया जाता है। अगर इसके निर्माण की बात करते हैं तो ये आपको गोंडवाना काल में बना हुआ है। मुख्य रूप से क्या होता है बलुआ पत्थर के जो चट्टानों से बना होता है।
होता है उसी को हम लोग बलुआ मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसमें चौथा जो मिट्टी है इसको बोलते हैं लेटराइटिक मिट्टी। लेटराइटिक मिट्टी यानी कि ये जो रेड वाला जो क्षेत्र है इसको लेटराइटिक मिट्टी मतलब यानी कि यहाँ पे एक एक देखेंगे छोटी सी पट्टी मिलती है, यहाँ भी मिलती है, और यहाँ पे एक छोटी सी मतलब कि पैच है जो कि लेटराइटिक मिलती है। लेटराइटिक अगर मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, ये गहरे लाल रंग का होता है। रांची का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है यानी कि ये वाला क्षेत्र है, पलामू के दक्षिण क्षेत्र यानी कि इसी क्षेत्र में पाई जाती है। उसके साथ साथ जो संथाल परगना के जो पूर्वी राजमहल वाला क्षेत्र होता है यानी कि ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पाई जाती है। उसके साथ साथ जो सिंहभूम के जो बाल भूमि के जो दक्षिण पूर्वी वाला क्षेत्र होता है यानी कि किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे क्या होता है, लेटराइटिक मिट्टी पाई जाती है। यह जो मिट्टी होती है क्या होती है, उपजाऊ होती है, तो यानी कि इस वजह से ये कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। उसके बाद से जो अगला मिट्टी बनी पांचवें प्रकार की मिट्टी होती है जिसको हम लोग जलोढ़ यानी कि एलुवियल सॉइल बोलते हैं। एलुवियल सॉइल मतलब कि ये वाला जो पोर्शन होता है जो मतलब कि पतली सरकरी जो उत्तर वाला पोर्स होता है जहाँ पे हम लोग क्या होता है लेटराइटिक्स ये एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो मुख्य रूप से आपको पता है कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है दो प्रकार की होती है, एक बांगर और खादर होती है। बांगर वो क्षेत्र होता है जो पुराने मतलब कि जो चैनल होते हैं या पुराने ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पहले नदियाँ प्रवाहित होती थी, तो उन क्षेत्रों में जो मिट्टी का निर्माण होता है जिसको बांगर बोलते हैं। खादर मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जो हर साल मतलब बाढ़ वाले क्षेत्र में आता है, यहाँ वहाँ पे नदियाँ प्रवाहित होती है, तो ऐसे क्षेत्र की जो मिट्टी होती है या मिट्टी जमा होती है उसको हम लोग खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर भांगर और खादर मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो यह क्या होता है, काफ़ी उपजाऊ होती हैं। मुख्य रूप से देखेंगे ये उत्तर सीमावर्ती भागों में जो संथाल परगना या पूर्वी किनारों पर क्या होता है पाई जाती है। यह बहुत ही उपजाऊ होती है, इस वजह से यहाँ पे धान गेहूँ का क्या होता है उत्पादन किया जाता है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें संसाधन की बात करते हैं कि खनिज संसाधन यहाँ पे कौन पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो छोटा नागपुर का पूरा पठार वाला जो क्षेत्र होता है ये खनिज संसाधन संपन्न होता है। तो यानी कि यह खनिज संसाधन संपन्न एक पठार है जिसकी वजह से इसको भारत का धातु पेटी भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से अब देखिए लोहा हो गया, कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, वैक्साइड हो गया, तांबा, चूना पत्थर, यूरेनियम इत्यादि इस क्षेत्र में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको भारत की धातु पेटी के नाम से जाना जाता है यानी कि कहा जाता है। अगर कोयले की बात करें यानी कि मुख्य रूप से इस क्षेत्र में कोयला कहाँ पाया जाता है, तो देखिए ये जो रेड वाला है ये इंडेक्स यानी कि लीजेंड जो है ये आपको कोयले को बताता है। यानी कि ये जो पूरा क्षेत्र है यानी कि इस क्षेत्र में क्या होता है, जो रेड वाला क्षेत्र है यहाँ पे कोयला पाया जाता है। तो जो दामोदर घाटी क्षेत्र होता है वहाँ पे क्या होता है, कोयले के लिए समृद्ध पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। अगर इसके पूरे मतलब कि एरिया की बात करें तो लगभग 2883 किलोमीटर एरिया में जो फैला हुआ क्षेत्र है जिसको केंद्रीय घाटी बोलते हैं, वहाँ पर विशाल कोयले का भंडार पाया जाता है। अगर इन क्षेत्रों में कुछ मतलब रीजन की बात करें तो जैसे कि झरिया हो गया, रानीगंज हो गया, पश्चिम बोकारो हो गया, पूर्वी बोकारो हो गया, रामगढ़ हो गया, दक्षिण कर्णपुरा हो गया और उत्तर कर्णपुरा वाला क्षेत्र में मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। दूसरा अगर बात करते हैं तो लौह, तो अगर लोहा की बात करते हैं तो देखिए मुख्य रूप से ये वाला जो पोर्शन होता है ये आपको लोहा है, यानी कि जो गोल वाला क्षेत्र बना है इसको लोहे के संकेत है। तो यानी कि मुख्य रूप से क्या होता है, ये दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पे लोहा पाया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से देखिए ये जो सिंहभूम जनपद वाला क्षेत्र होता है जिसको कोलान क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण क्या होता है धरवाड़ चट्टानों से हुआ है, इस वजह से यहाँ पर देखते हैं लोहा पाया जाता है। और यह लोहा जो होता है हेमेटाइट यानी कि जो सबसे अच्छा क्वालिटी का लोहा होता है उसका वो यहाँ पे मुख्य रूप से पाया जाता है। अगर इसके बाद दूसरा मतलब की बात करें संसाधनों में मेरे खनिज खनिज संसाधनों में, तो चूना पत्थर, चूना पत्थर की बात करते हैं तो देखिए ये जो एल वाला जो साइन होता है इसको चूना पत्थर बोलते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर एल बना हुआ है और यहाँ पे एल बना हुआ है, यानी कि इन दो क्षेत्रों में क्या होता है चूना पत्थर पाया जाता है। तो चूना पत्थर की बात करते हैं तो जो पलामू वाला क्षेत्र हो गया, हजारीबाग हो गया, रांची हो गया, सिंहभूम हो गया, इन सब क्षेत्रों में क्या होता है चूना पत्थर पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे सीमेंट जो उद्योग है वो ज़्यादा यहाँ पे फ्लरिश हुआ है। उसके बाद जो अगला है इसमें अवरक, जब अवरक की बात करते हैं तो देखिए ये काला वाला जो इंडेक्स है यानी कि ये वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पे क्या पता पाया जाता है अवरक। तो अगर अवरक की बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो कोडारमा पठार वाला जो क्षेत्र होता है या उसके जो सीमांती क्षेत्र होता है वहाँ पे अवरक की एक पेटी पाई जाती है, जो देश के कुल भंडार का लगभग 90% अवरक इसी क्षेत्र में पाया जाता है जो कोडारमा के पठार के नाम से हम लोग जानते हैं। जो अगला है इसमें क्या बोलते हैं तांबा। अब तांबा की बात करते हैं तो देखिए ये जो आपको
क्षेत्र है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र होता है वो तांबा पाया जाता है। तो यानी कि जो तांबा है यह मुख्य रूप से क्या होता है, जो पूरा देश का भंडारण है उसका 40% जो तांबा है वो इसी क्षेत्र में, मतलब कि पूर्वी जो सिंहभूम कह लीजिए या कोलाना वाला क्षेत्र कह लीजिए, यहाँ पर पाया जाता है। मुख्य रूप से जो स्वर्ण रेखा नदी है वहाँ पर देखिए, जो दुआपुरम से लेकर बाहागोड़ा तक जो क्षेत्र फैला हुआ है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र फैला हो, यहाँ पे आपको तांबा देखने को मिलता है। अगला इसमें मतलब कि जो खनिज संसाधन है जिसको हम लोग बक्साइट बोलते हैं। अब बक्साइट की अगर इंडेक्सिंग की बात करें तो ये देखिए ये बक्साइट है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र होता है ये बक्साइट है। यानी कि जो पाट की भूमि वाला जो क्षेत्र होता है ये, यहाँ पे क्या होता है बक्साइट पाया जाता है। उसके साथ रांची हो गया या डाल्टनगंज वाला जो जिला है वहाँ पे बक्साइट का निक्षेप मिलता है, जो कि अपने कुल देश का जो बक्साइट है उसका 90% भंडारण केवल इसी क्षेत्र में पाया जाता है। अगर इस क्षेत्र की जनसंख्या वितरण या जनसंख्या घनत्व की बात में बात करते हैं तो 2011 जनगणना के अनुसार से लगभग यहाँ पे 3 करोड़ 3 करोड़ 59 लाख यहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है। वही अगर जनघनत्व की बात करते हैं तो यहाँ पे 418 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। वहीं अगर बात करते हैं तो जो पठार है इसकी जनसंख्या के वितरण क्या होता है, काफ़ी असमान है। क्यों? क्योंकि जो आपको पाट की भूमि हो गई, पलामू क्षेत्र हो गया, हजारीबाग, कोडरमा के पठार, राजमहल की पहाड़ी, दक्षिणी के उच्च प्रदेश में क्या होता है जनसंख्या के घनत्व काफ़ी कम पाया जाता है। वहीं अगर दामोदर घाटी हो गया, स्वर्णरेखा नदी हो गया, इसकी घाटियों में देखते हैं जनसंख्या घनत्व काफ़ी अधिक पाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो ये पूरा आपको मतलब कि पठारी क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ पे जो जनसंख्या होती है उसका वितरण काफ़ी असमान पाया जाता है। क्योंकि देखिए ये वाला क्षेत्र है, ये धनबाद वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे देखिए अपना जनसंख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद से थोड़ा सा कम जनसंख्या, यानी कि ये जो पीला वाला क्षेत्र है यहाँ पर जनसंख्या थोड़ा उसके अपेक्षा कम पाया जाता है। लेकिन फिर भी देखिए जो ये पूरा उत्तरी वाला जो क्षेत्र होता है या पूर्वी उत्तरी वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर जनसंख्या के घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। वहीं अगर इस क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जनसंख्या के घनत्व काफ़ी कम पाया जाता है। तो जो सबसे अधिक जनसंख्या की बात करते हैं या जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो जो धनबाद वाला जिला है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे लगभग 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 1307 व्यक्ति रहते हैं। वहीं अगर सबसे कम वाली बात करते हैं तो जो सिमडेगा वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे मात्र 140 व्यक्ति ही पर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। यानी कि जो दक्षिणी भाग के तुलना में जो उत्तरी भाग होता है वहाँ पे क्या होता है जनसंख्या का घनत्व काफ़ी अधिक पाया जाता है। अगर यहाँ पे नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं तो 2011 के अनुसार से लगभग यहाँ पे मात्र 83 लाख ऐसी जनसंख्या है जो कि शहरों में रहती है। यानी कि अगर कुल जनसंख्या में प्रतिशत की बात करते हैं तो मात्र 23% ऐसी जनसंख्या है जो कि शहरों में निवास करती है, यानी कि बाकी जो जनसंख्या है वो गाँव में निवास करती हैं। जो हमारा देश का औसत 31.6% है, जो औसत रूप से उससे भी कम इस पूरे क्षेत्र में क्या होता है नगरीकरण कम पाया जाता है। लेकिन फिर भी इसमें भी काफ़ी असमानता देखने को मिलता है। जो धनबाद क्षेत्र होता है वहाँ वो ज़्यादा नगरीकरण है। यहाँ पे लगभग आप देखेंगे कि जो 58% लोग हैं वो नगरों में रहते हैं। वहीं अगर सबसे कम नगरीकृत जनसंख्या की बात करते हैं तो आप देखिए जो गोंडा वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे मात्र लगभग 50% के आसपास नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। इसमें से भी अगर कुछ मुख्य रूप से अगर सिटी या नगरों की बात करते हैं तो जैसे बोकारो हो गया, यहाँ पे लगभग 47% हो गया। पूर्वी सिंहभूम वाला जो जिला हो गया, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे लगभग 55%। रामगढ़ को बात करते हैं तो 44%। रांची की बात करते हैं तो 43%। पश्चिमी सिंहभूम वाला जो क्षेत्र की बात करते हैं यानी कि इस क्षेत्र की बात करते हैं तब मात्र 14 या 14.5% ऐसी जनसंख्या है जो कि शहरों में निवास करती है। यानी कि अगर पूर्वी सिंहभूम बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी मतलब कि जनसंख्या शहरी है, यानी कि यह ज़्यादा शहरीकृत है, ये बहुत ही कम मतलब कि शहरीकृत जनसंख्या है। ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 2 करोड़ 75 लाख ऐसी जनसंख्या है जो कि गांव में निवास करती है। अगर ग्रामीण जनसंख्या में जनसंख्या के प्रतिशत की बात करते हैं तो हजारीबाग में देखिए आपको 12.6% ऐसी जनसंख्या है जो कि गाँव में निवास, ये क्या बोलते हैं जनजाति जनसंख्या है। वहीं धनबाद की बात करते हैं तो लगभग 14 से 15% है। पलामू में बात करते हैं तो 20% है। संथाल परगना यानी कि ऊपरी वाला क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 40% जनसंख्या जो कि जनजाति है। सिंहभूम में 60% के आसपास। अगर रांची मतलब की बात करते हैं तो यहाँ पे 68% ऐसी जनसंख्या है जो कि जनजाति है।
अब पूरे मतलब कि अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो क्या है यहाँ पे, आप पूरे मतलब कि यहाँ पे जनजातियों की जनसंख्या ज़्यादा है, तो ये क्या है, पूरा क्षेत्र देखेंगे कहीं ना कहीं आपको कृषि प्रधान क्षेत्र मिलेगा, यानी कि यहाँ के जो प्रमुख व्यवसाय है वो कृषि मिलेगा। अब यहाँ पे जो कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, तो मुख्य रूप से देखिए क्या है, यहाँ की जो जनसंख्या है क्या है, आदिवासी यानी कि जनजाति ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ के मुख्य जो व्यवसाय होता है वो कृषि है। लगभग यहाँ के जो 70 से 80% जो जनसंख्या होती है वो कृषि पर निर्भर है, यानी कि अपने आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। लगभग जो पूरे क्षेत्र होता है उसका लगभग देखिए 40% भूमि होती है जहाँ पे कृषि की जाती है, यानी कि पूरा जो प्रायद्वीपीय जो पठार वाला जो क्षेत्र है, यानी कि छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र है, उसका 40% ऐसी भूमि है जहाँ पे कृषि की जाती है। कृषि पद्धति की बात करते हैं तो अभी भी काफ़ी पुरानी इनकी कृषि पद्धति है, क्योंकि ये ट्राइबल पीपुल है, तो इनकी अभी भी पुरानी वाली पद्धति है, जिसकी वजह से क्या होती है, प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है, यानी कि उत्पादकता यहाँ पे काफ़ी कम देखने को मिलता है। जो पूरा मतलब कि क्षेत्र होता है, प्रदेश होता है, वहाँ पे देखेंगे खाद्यान्न की कमी पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ट्राइबल पीपुल हैं, पुरानी पद्धति अपनाते हैं, प्रति व्यक्ति मतलब जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो काफ़ी कम पाया जाता है। वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, मैकेनाइज ज़्यादा नहीं यूज़ कर पाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, खाद्यान्न आपूर्ति होती है जिसकी कमी महसूस की जाती है। इस पूरे प्रदेश में क्या होता है कि जो कृषि होती है वो मुख्य रूप से देखिए या तो नदी घाटियों में, या जो पहाड़ होता है उसके ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर वहाँ पे खेती की जाती है। अब यहाँ पे जो खेती की जाती है उसमें मुख्य रूप से देखिए चावल यहाँ का क्या है, प्रमुख मतलब कि उपज है, यानी कि यहाँ पे प्रमुख रूप से अब चावल उगाया जाता है। लगभग सभी जो जनपद होते हैं इस क्षेत्र में वो बहुलता रूप से क्या होता है, जो चावल होता है उसका उत्पादन करते हैं। जहाँ पे वर्षा की मात्रा पर्याप्त होती है वहाँ पे विशेष रूप से चावल का उत्पादन किया जाता है। अगर उन क्षेत्रों की बात करते हैं तो जो सिंहभूम हो गया, संथाल वाला क्षेत्र हो गया, धनबाद के कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे चावल की काफ़ी महत्व है। वहीं अगर मतलब कि खरीफ के मौसम की बात करते हैं तो जहाँ पे मतलब कि ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जो निम्न भूमि होती है वहाँ पे तो चावल की खेती की जाती है, जहाँ पे उपजाऊ भूमि मिल जाती है, वर्षा ठीक ठाक हो जाती है। लेकिन जो कम उपजाऊ वाला क्षेत्र होता है, यानी कि ऊंच जो भूमि होती है, वहाँ पे क्या होता है, मक्का का उत्पादन किया जाता है। पूरे अगर मतलब कि पठार वाली क्षेत्र में अगर बात करते हैं कि चावल का उत्पादन कितने मतलब कि एरिया में किया जाता है, तो लगभग देखिए 10 लाख हेक्टेयर के आसपास जो भूमि होती है जहाँ पे क्या होता है, चावल की खेती होती है। उसके अलावा देखेंगे यहाँ पे रागी हो गया, चना हो गया, साग सब्जी हो गया, उसका भी यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। रागी के लिए मुख्य रूप से जो हजारीबाग का क्षेत्र है या रांची वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे मुख्य रूप से इसका उत्पादन किया जाता है। चने की अगर बात करते हैं तो जो पलामू वाला या संथाल परगना वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है। उसके बाद से अगर बात करते हैं मक्का, तो मक्का अगर देखिए इस पूरे क्षेत्र में तो लगभग 1,63,000 हेक्टेयर जो भूमि होती है जहाँ पे क्या होता है, मक्के के उत्पादन किया जाता है। वहीं अगर गेहूं के उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग 1 लाख हेक्टेयर ऐसी भूमि होती है जहाँ पे गेहूं का उत्पादन किया जाता है। दाल की बात करते हैं तो दाल लगभग 3,16 लाख हेक्टेयर भूमि होती है जहाँ पे दाल का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे गन्ना और आलू का भी उत्पादन किया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में क्या चावल किया जाता है, दूसरे नंबर पर देखेंगे दाल किया जाता है, तीसरे नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पे मक्का किया जाता है, और चौथे नंबर पर बात करेंगे तो यहाँ पे गेहूं का उत्पादन किया जाता है। वहीं अगर इस पूरे क्षेत्र की कृषि अगर समस्या की बात करते हैं तो क्या है, कृषक जो है वो निर्धन है, पुरानी तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, जो नदियाँ हैं अपने बार बार मार्ग को परिवर्तित कर रही है, जो इस क्षेत्र की वर्षा है वो काफ़ी अनिश्चितता पाई जाती है, और उपजाऊ भूमि की कमी होने की वजह से क्या होता है, इस क्षेत्र की जो उत्पादकता है वो काफ़ी कम पाई जाती है, या इस क्षेत्र की क्या कर सकते हैं, कृषि की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। अगर इस क्षेत्र का औद्योगिक अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में क्या होता है, खनिज संसाधन काफ़ी पाए जाते हैं। यहाँ पे जो उद्योग लगते हैं वो कच्चे माल के रूप में यहाँ पे क्या होता है, जो खनिज संसाधन होते हैं उनके मिलते हैं। तो मुख्य रूप से देखिए यहाँ पे देखिए लोहा हो गया, चूना पत्थर हो गया, तांबा तांबा हो गया, ये सब चीज़ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सीमेंट हो गया, इस्पात और तांबा उद्योग का यहाँ पे विकास की काफ़ी संभावना भी है और विकसित हुए भी हैं। कोयला के यहाँ विशाल भंडार मिलने की वजह से क्या होता है, जो भी यहाँ पे उद्योग लगे हैं या लगेंगे उसके लिए क्या होता है, मतलब कि ऊर्जा का काम करता है, यानी कि एनर्जी इसको देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे लोहा इस्पात हो गया, यह मुख्य रूप से क्या है, जमशेदपुर और बोकारो वाला क्षेत्र में स्थापित किया गया है। जो जमशेदपुर वाला जो क्षेत्र है ये निजी क्षेत्र का है, यानी कि जमशेदजी टाटा 1900 लगभग सात में यहाँ पे क्या होता है कि अपने निजी क्षेत्र में एक मतलब कि
लौह इस्पात उद्योग लगाया गया था, जो कि जमशेदजी टाटा के द्वारा लगाया गया था। उसके साथ साथ जो बोकारो वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे सरकार मतलब सार्वजनिक कारखाना लगाया। इसके साथ अगर बात करते हैं तो जो रांची वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे भारी मशीनरी के भी कारखाने देखने को मिलता है, यानी कि उससे क्या है विकसित हुआ है। जो एक हटिया वाला जो प्रमुख जो क्षेत्र होता है वो क्या है औद्योगिक बस्ती है। वहाँ पर देखेंगे जो मशीनरी औजार हो गया, बिजली का सामान हो गया, कृषि यंत्र हो गया, वहाँ पे क्या होता है उसको काफ़ी मतलब कि उद्योग मिलते हैं, यानी कि वहाँ पे कारखाना है। सीमेंट उद्योग की बात करते हैं, उसका भी काफ़ी विकास हुआ है, यानी कि जहाँ जहाँ चूना पत्थर मिलता है वहाँ पे सीमेंट उद्योग का ज़्यादा विकास हुआ है। इसमें अगर बात करते हैं तो जलपा वाला जो क्षेत्र हो गया, उसके बाद से ये खलारी वाला जो क्षेत्र हो गया, डालमिया नगर वाला हो गया, झींगा पानी क्षेत्र हो गया, या सिद्री वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पे सीमेंट उद्योग लगा है। जो सिंदरी वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे देखेंगे आपको खाद यानी कि फर्टिलाइजर कारखाने भी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे लगी है। उसके साथ देखेंगे कि जो रसायन होता है उससे तैयार किया हुआ अन्य सामान भी यहाँ पे काफ़ी मिलते हैं। जो मुसावनी वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पे तांबा उद्योग देखेंगे देखने को मिलता है। जो गोमिया वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पे विस्फोटक पदार्थ के उद्योग लगे हुए हैं। जो लोहाराणा वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पे एल्युमिनियम उद्योग लगे हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस पूरे क्षेत्र में व्यापक रूप से क्या होता है उद्योग का विस्तार हुआ है या विकास हुआ है। इसके साथ साथ इस पूरे क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी क्या है जनजाति होते हैं, यानी कि ट्राइबल पीपुल होते हैं। तो उनके अपने जो मतलब कि पारंपरिक रूप से मतलब कि जो उद्योग होते हैं जिसको हम लोग कुटीर उद्योग या हथकरघा उद्योग कहते हैं उसका भी विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि यह क्षेत्र पूरा समृद्ध होने के बावजूद भी जो इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं उनको इसका फ़ायदा नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी हैं या गरीब लोग हैं, या तो कृषि पर निर्भर करते हैं, या जो अपना मतलब कि कुटीर उद्योग हो गया, हथकरघा उद्योग हो गया, जो पारंपरिक उनका उद्योग है उसमें वो क्या होता है सम्मिलित पाए जाते हैं, जिससे अपने आजीविका करते हैं। अब किसी भी क्षेत्र के लिए कितना विकास है, वहाँ पे खनिज खनिज संसाधन कितना पाया जा रहा है, औद्योगिकरण कितना हुआ है, इसका मतलब कि सीधा संबंध होता है परिवहन से। यानी कि अगर किसी क्षेत्र का अगर परिवहन विकास अगर अच्छा हुआ है तो वहाँ पर संभावनाएं हैं कि उस क्षेत्र का विकास हो सकता है। तो पूरे इस मतलब कि छोटा नागपुर पठार की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर रेल और सड़क मार्ग का क्या होता है प्रमुख यातायात का साधन है, यानी कि इसका यहाँ विकास अच्छे से हुआ है। अगर रेलवे मार्गों की बात करते हैं तो इसका यहाँ पे काफ़ी विकास हुआ है। मुख्य रूप से देखिए पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी जो रेलवे मार्ग है उसका यहाँ पे विस्तार देखने को मिलता है। यह जो पूरा क्षेत्र होता है क्या है दोहरीकरण या विद्युत संचालित होती है, यानी कि दोहरीकरण रास्ते हैं, यानी कि दो दो पटरियाँ बिछाई गई हैं एक आने एक जाने के लिए, जिससे क्या होता है कि डिले बहुत कम होता है। जो सामान होता है चाहे वस्तु हो गया चाहे इंसान हो गया उसका आवागमन बड़ी आसानी से हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो इस क्षेत्र के जो भारी उद्योग होते हैं उसके विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है, यही इसका ज़्यादा विकास उस क्षेत्र में होता है। अगर कुछ मतलब प्रमुख स्टेशनों की बात करते हैं तो देखिए जो डाल्टनगंज वाला क्षेत्र हो गया, बोकारो हो गया, रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया, रामगढ़ हो गया, यह कुछ का है प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि जो वस्तु होता है या जो लोग होते हैं उसके आवागमन होता है। उसके साथ साथ देखेंगे जो सड़क मार्ग है उसका भी काफ़ी मतलब कि यहाँ पे विकास दिखता है, जो कि क्या होता है एक एक नगर से दूसरे नगर को जोड़ने के लिए जाता है। अगर मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो जो ग्रैंड ट्रक सड़क है वो यहाँ के क्या है मुख्य रोड है। उसके साथ साथ देखेंगे पटना रांची सड़क है, जो कि यहाँ के प्रमुख कुछ मतलब मार्ग है। वहीं अगर बात करते हैं इस पूरे क्षेत्र के जो सड़क मार्गों की बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई लगभग 4311 किलोमीटर की है, जिसमें से 1500 किलोमीटर का जो है रास्ता है यानी कि रोड है वो आपको राष्ट्रीय राजमार्ग मिलेगा, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई है। वहीं अगर बात करते हैं तो 2711 किलोमीटर के जो मतलब मार्ग है वो आपको राज्य मार्ग मिलेगा, यानी कि जो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो जो रांची है वहाँ पे प्रमुख हवाई अड्डे देखने को मिलता है। तो इस तरह से छोटा नागपुर पठार आज ख़त्म हुआ। जो और इसके बचे हुए टॉपिक है आने वाले दिनों में डालेंगे। थैंक यू।